आप बिल्कुल फ्लैट भी लगवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि साहब जीआई स्ट्रक्चर लगवाएं या तो फिर एमएस स्ट्रक्चर लगवाएं, तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। अर्थिंग रॉड आती है मात्र 500 रुपए की, और अर्थिंग रॉड का जो बैग होता है वो आता है 300 रुपए का। आप यहाँ पे ये एमसीवी लगी है, इसके बाद में ये एवीआर लगा है, फिर यहाँ पे एसपीडी लगी है। तो आउटपुट को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आउटपुट को कंट्रोल करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इस तरीके से आप अगर अपने सोलर पैनल की हाइट अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो सोलर सिस्टम में दो चीजें होती हैं। एक होता है सोलर सिस्टम जिसके अंदर इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल होता है। दूसरा होता है उसका इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन का पार्ट एक ऐसा पार्ट है कि जो कि सभी दुकानदारों के लिए, जो लोग भी अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं उनके लिए एक पेनफुल पार्ट हो जाता है। और 95% से ज्यादा लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि सोलर सिस्टम को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाए कि कम से कम खर्च में मैक्सिमम आउटपुट सोलर सिस्टम से वो ले पाए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आपको अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाने के लिए इंस्टॉलेशन के नाम पे हजारों या फिर लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए हो जाता है जो कि सोलर इंस्टॉलर हैं, या फिर दुकानदार भाई हैं जो सोलर सिस्टम बेचने का काम करते हैं, या फिर वो लोग हैं जो कि खुद से सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाना चाहते हैं। इस वीडियो को कहीं से भी आप स्किप ना करें, पूरा वीडियो बहुत मीनिंगफुल आप लोगों के लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन में सबसे पहले जो मेन पार्ट होता है वो होता है उसका सोलर पैनल। तो दो तरह के सोलर पैनल मार्केट में सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। एक है 12 वोल्ट का पैनल और एक है 24 वोल्ट का पैनल। दोनों ही पैनल मैंने यहाँ पे लगवा दिए हैं। ये 12 वोल्ट का पैनल, एक्चुअल बोलचाल में 12 वोल्ट का पैनल इसको बुलाया जाता है, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है 24 वोल्ट का पैनल। बाइफेशियल पैनल है। आपको दिखाने के लिए इस पैनल को मैंने उल्टा करके लगाया हुआ है। पूरे कनेक्शन आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको लगाना है, पूरी डिटेल आपको मैं दूंगा। तो ये दो तरह के पैनल आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो नंबर 1, वो लोग जिन लोगों को छोटा सोलर सिस्टम लगाना है वो कैसे लगाएं, और जिन लोगों को बड़ा सोलर सिस्टम लगाना है वो कैसे लगाएं। तो जिन लोगों को छोटा सोलर सिस्टम लगवाना है जिसके लिए 1 kVA का इन्वर्टर आप यूज करते हैं, तो सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। फिर 24 वोल्ट, 48 वोल्ट और इससे ऊपर कितने भी बड़ा सा बड़ा सिस्टम आप, जो मैं फार्मूला आपको आज बताने जा रहा हूं, इस फार्मूले से लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी धारणाएं टूटने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे मिथ भी मैं आपको बताने वाला हूं जिन मिथ को लोग मान के बैठे हैं, और जो काम उनका 1000 रुपए में हो सकता है उस काम के लिए 3000 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको करना यह है कि जो आपका सोलर पैनल है उस सोलर पैनल के पीछे एक स्पेसिफिकेशन स्टिकर लगा होता है। आपको सबसे पहले वो स्पेसिफिकेशन स्टिकर को पकड़ लेना है। तो स्पेसिफिकेशन स्टिकर कहां होता है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे बाइफेशियल पैनल है तो बाइफेशियल पैनल पे स्पेसिफिकेशन स्टिकर बहुत साइड में बहुत छोटा सा लगाया जाता है। जैसे कि आप ये देखें, ये देखिए ऊपर यहाँ पे ये स्पेसिफिकेशन स्टिकर लगा है, ये बहुत छोटा सा आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके साथ ही एक आपको टेस्टिंग रिपोर्ट पैनल की मिलती है, तो जिस टेस्टिंग रिपोर्ट को भी आप पढ़ सकते हैं जिसमें भी पैनल के बारे में बहुत सारी जानकारी दी होती है। तो सबसे पहले आपको पकड़ना है यहाँ पे एक वर्ड VOC, जो आप ये देख रहे हैं 26.24। अब इस पैनल को जनरल बोलचाल में बोला जाता है 12 वोल्ट का पैनल, पर एक्चुअली ये पैनल 26 वोल्ट निकाल सकता है। 26 वोल्ट ये पैनल कब निकालेगा? ओपन सर्किट में है। ओपन सर्किट मतलब अभी इन्वर्टर इस पे इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो ये ओपन सर्किट हो गया। जैसे ही ये पैनल इन्वर्टर में लगेगा तो इसके जो वोल्टेज हैं वो डाउन हो जाएंगे। तो 26 वोल्ट का ये पैनल करीब 20 वोल्ट तक इसके रह जाने हैं। तो सबसे पहले आपने VOC देखा। अब दूसरा आपको देखना है जो आपका इन्वर्टर, जो भी आप इन्वर्टर अपने घर पे लगाना चाहते हैं उसके पीछे भी एक स्पेसिफिकेशन स्टिकर लगा होता है। तो जैसे कि 1 kVA का इन्वर्टर है, आप ये देखें, और 1 kVA के इन्वर्टर के पीछे अगर आप सोलर रेंज यहाँ पे देखेंगे तो 18 वोल्ट से 55 वोल्ट की यहाँ पे आपको रेंज मिल जाती है। क्योंकि ये इन्वर्टर MPPT इन्वर्टर है, तो MPPT इन्वर्टर में आपको SPV रेंज ज्यादा मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आप MPPT सिस्टम यूज कर रहे हैं, इन्वर्टर आपने MPPT लगाया हुआ है, तो आपको MPPT की मैक्सिमम रेंज तक सोलर पैनल डिजाइन करना है। अब कैसे करना है कि ये 12 वोल्ट का एक पैनल, 26 इसकी VOC थी, दो पैनल को आपको सीरीज कर देना है। आगे वीडियो में आपको सीरीज कैसे करते हैं वो सब दिखाऊंगा, सीरीज पैनल कैसे करते हैं। तो दो पैनल को आपको सीरीज कर देना है और दो पैनल को सीरीज करके इन्वर्टर के पीछे आपको लगा देना है। इस वाले इन्वर्टर में आपको ये सारी चीजें करके दिखाऊंगा। अब आपका MPPT परफेक्ट वर्क करेगा अगर आप इसमें PWM इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो PWM इन्वर्टर में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको मैंने VOC दिखाया, इसका यहाँ पे 55 VOC था, पर PWM इन्वर्टर में यहीं पे आपको VOC मिलेगा
26 का या फिर 27 का, तो इसका मतलब आप दो सोलर पैनल को सीरीज नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे अगर आपको दो पैनल लगाने हैं तो दोनों पैनल को पैरेलल में लगाना पड़ेगा। पैरेलल सीरीज का फर्क भी क्या है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। अब पैनल लगाने में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, तो पैनल लगाने में जो सबसे पहली सावधानी है कि अगर आप नॉर्मल पैनल ले रहे हैं, तो नॉर्मल पैनल अगर आपके पास वन साइडेड पैनल है तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि उसको आप बिल्कुल फ्लैट भी लगवा सकते हैं। फ्लैट कैसे लगवाना है आपको कि अगर आपके पास कोई टिन शेड है तो टिन शेड पे भी आप अपने पैनल को लगवा सकते हैं। और फ्लैट का मतलब हुआ कि आप इस तरीके से लगवा सकते हैं, जैसे आप ये देखिए तो इस तरीके से आप लगवा सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीज आपको देखनी है। नंबर एक कि आपको अगर वन साइडेड आपका पैनल है तो आपका जो पैनल का फेस है, ये जो फेस है ये फेस साउथ फेस होना चाहिए। तो साउथ फेस का मतलब यह है कि दक्षिण की दिशा में आपका पैनल जो है वो झुका हुआ होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, दक्षिण दिशा में मैंने पैनल झुका दिया। अब कितना झुका हुआ होना चाहिए उसके लिए आप अपनी जो लोकेशन है उसको आप गूगल कर लीजिए और उस पर गूगल पे आप लिखिए कि लैटिट्यूड ऑफ योर लोकेशन, माना आपकी दिल्ली की लोकेशन है और दिल्ली की लोकेशन पे आपका लैटिट्यूड निकल के आता है 28। तो आपको पूरे साल मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए 28 डिग्री इस पैनल को इंक्लाइन कर देना है। 28 डिग्री 28 डिग्री का मतलब ये हुआ, माना अगर ये वन साइडेड पैनल है मेरा, तो वन साइडेड पैनल को लगभग ये इतना पैनल इंक्लाइन हो जाएगा। साल के जो आपके 12 महीने हैं, साल के 12 महीनों में ये पैनल आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन करके दे सकता है। यहीं पे बहुत सारे लोगों का ये होता है कि साहब जीआई स्ट्रक्चर लगवाएं या तो फिर एमएस स्ट्रक्चर लगवाएं, और स्ट्रक्चर अगर मैंने हल्का लगवा लिया, लोहे वाला लगवा लिया तो क्या कोई दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, यहाँ स्ट्रक्चर के नाम पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो 1 रुपए के 4 रुपए बनाने में उनको महारत हासिल है। पैनल को कोई मतलब नहीं है कि आपने उसको जीआई स्ट्रक्चर पे लगवाया या तो आपने उसे एमएस स्ट्रक्चर पे लगवाया या तो फिर उसमें आपने पाइप के स्ट्रक्चर पे लगवाया। पैनल को इस बात से कोई लेना देना नहीं, पैनल का प्रोडक्शन का इस बात से कोई लेना देना नहीं। पैनल के पीछे कोई भी पैनल होता है, तो जैसे आप मैं यही पैनल आपको दिखाऊं तो अगर आप देख रहे हैं तो 1 और 2, ये दो आप यहाँ पे होल देख रहे हैं, इस होल में नट वोल्ट फिट होना चाहिए। नट वोल्ट अगर आपने इस वोल्ट में फिट कर दिए तो ये पैनल आपका नहीं उड़ेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इस पे आप सी क्लैंप आते हैं, तो सी क्लैंप क्या करता है कि एक पैनल ये है, एक और मैंने बराबर में पैनल लगा लिया, सी क्लैंप यहाँ पे बीच में डाला, कस दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि आपका सोलर पैनल आंधी तूफान में उड़ना नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर आपका लगाते वक्त आप नॉर्मल किसी फैब्रिकेटर से स्ट्रक्चर लगवा लें, कोई दिक्कत नहीं। आप खुद से स्ट्रक्चर लगा लें, कोई समस्या नहीं। शर्त यह है कि सोलर पैनल आंधी तूफान में आपका उड़े नहीं, बस इतना काम स्ट्रक्चर का होता है। के अलावा इंस्टॉलेशन में एक पार्ट होता है एसीडीबी, डीसीडीबी, अर्थिंग, एलए, और ये सारी चीजें आप जब कोटेशन लेते हैं तो आपको कोटेशन में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि ये सारी चीजें भी लगेंगी जी, और इन सारी चीजों की कीमत हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि 2 टेक्नोलॉजी है। एक टेक्नोलॉजी ये है ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किया गया है, और ये है ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी। तो जो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी होती है उस टेक्नोलॉजी में आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रांसफॉर्मर लेस आप टेक्नोलॉजी ले रहे हैं तो उसमें आपको प्रोटेक्शन लगानी पड़ेगी। क्या क्या प्रोटेक्शन लगानी पड़ेगी, प्रोटेक्शन डिवाइस यहाँ पे सामने रखा हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि एलए अर्थिंग आप जरूर कराएं। अगर आपके यहाँ पे घर पे अर्थिंग नहीं है तो अर्थ को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। अर्थिंग रॉड आती है मात्र 500 रुपए की, और अर्थिंग रॉड का जो बैग होता है वो आता है 300 रुपए का। आपको कहीं से मिल जाए ठीक है, ना मिल जाए हमें बता देना, हम आपको लेके दे देंगे। 10 फीट की अर्थिंग रॉड आती है, 300 रुपए का केमिकल बैग। गड्ढे खोदने वाले जो होते हैं, जो बोरिंग वगैरह करते हैं, उनके पास में एक गड्ढा खोदने का होता है, उस गड्ढे खोदने वाले से आप 10 फीट का गड्ढा खुदवा लीजिए, और एक अर्थिंग से दूसरी अर्थिंग तक आपको कम से कम 1 मीटर की दूरी रखनी है। 1 मीटर की दूरी पर आप दूसरी अर्थिंग करा सकते हैं। तो अर्थिंग में क्या है, एक तो आपके घर की अर्थिंग मैंडेटरी है, आप अपने घर पे अर्थिंग जरूर कराइए, और दूसरी अर्थिंग आप इन्वर्टर में भी, हर इन्वर्टर में अर्थिंग का एक स्पेशल जगह होती है। जैसे आप ये सामने इन्वर्टर में देख रहे हैं, अर्थिंग के लिए बकायदा इसमें ये नेट वोल्ट दिया है, तो यहाँ पे अर्थिंग का वायर आप कर सकते हैं। तो एक इन्वर्टर की अर्थिंग और दूसरा आपके घर की अर्थिंग, ये 2 अर्थिंग आप जरूर कराइए। तीसरी अर्थिंग आप चाहें तो आप अपने स्ट्रक्चर की भी अर्थिंग करा सकते हैं। और अगर आपको एलए लगाना है, एलए होता है कि मतलब आसमानी अगर बिजली आ जाए आपके बिल्डिंग पर ना पड़े तो उसके लिए एलए लगाया जाता है। एलए
एलए जो मार्केट में मिलता है करीब 2000 रुपए का आपको एलए मिल जाएगा। एलए लगाते वक्त जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है कि एलए की जो ऊंचाई हो वो कम से कम जो पैनल आपका आया, जो आपके सोलर पैनल की ऊंचाई है, उस ऊंचाई से कम 4 से 5 फीट की हाइट एलए की होनी चाहिए। और एलए को जहां आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो सोलर पैनल के स्ट्रक्चर पे एलए को कभी भी इंस्टॉल आप ना करें। मतलब सोलर पैनल का जो स्ट्रक्चर है उससे अलग आप एलए का जो स्ट्रक्चर बनाए वो एलए का स्ट्रक्चर आप सोलर पैनल से अलग बनाइए, जो सोलर पैनल का स्टैंड होता है उससे अलग बनाइए। तो ये हो गया एलए, ये चीजें मैंडेटरी हैं, आप लगवा सकते हैं। अब बात आ जाती है एसीडीबी और डीसीडीबी की। तो एसीडीबी और डीसीडीबी के लिए इस इन्वर्टर की अगर मैं बात करूं ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी की, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी कंपनी का यूज कर रहे हैं, अगर उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर लगा है तो बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। जरूरत कहां है? जरूरत है ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी में। अब ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी में क्यों जरूरत है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी में ट्रांसफॉर्मर नहीं होता है, क्योंकि ये इन्वर्टर हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर होते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर में थोड़ा सा प्रोटेक्शन के मामले में इन्वर्टर सेंसिटिव होते हैं। वैसे तो सारी प्रोटेक्शन इनबिल्ट इन इन्वर्टर में दी जाती है, पर फिर भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इनको देनी पड़ती है। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन में ये एक प्रोटेक्शन बॉक्स आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये प्रोटेक्शन बॉक्स आपको लगवाना है। अब इस प्रोटेक्शन बॉक्स में आप देखें, यहाँ पे ये एमसीवी लगी है, इसके बाद में ये एवीआर लगा है, फिर यहाँ पे एसपीडी लगी है, और फिर यहाँ पे एमसीवी और एवीआर लगा है। ये जो इतना पार्ट है इसका फ्रेंड्स, ये 3 चीजों का जो पार्ट है, यह है इनपुट साइड के लिए। मतलब आप जो बिजली देंगे इन्वर्टर में तो आप इसके थ्रू देंगे। मैं आपको लगवा के दिखाता हूं कि किस तरीके से इसमें आपको इनपुट और आउटपुट सेट करना है। इसमें जो एसपीडी लगाई गई है वो इसलिए है कि सर्च प्रोटेक्शन है, मतलब कोई आसमानी बिजली आ जाए, कहीं से बहुत हाई करंट आ जाए तो एसपीडी झेल लेगी, एसपीडी अपने आप में जल जाएगी। तो ये इसलिए जरूरी है। दूसरा, इसके अंदर आप ये एवीआर देख रहे हैं। एवीआर का काम क्या है कि आजकल देखा होगा कि जो वोल्टेज है वो वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो वोल्टेज का अगर कंटिन्यू आपके यहाँ फ्लक्चुएशन रहता है तो आपके इन्वर्टर या आपके कंपोनेंट जो है वो खराब हो जाएंगे। तो इस एवीआर से क्या है कि वोल्टेज को लिमिट कर दिया जाता है कि भाई इतना ही वोल्टेज मेरे इन्वर्टर के अंदर जाए। सपोज मैं ये चाहता हूं कि मेरे यहाँ पे 170 वोल्ट से लेके और 250 वोल्ट तक ही मेरे इन्वर्टर के अंदर जाए, उससे ऊपर वोल्टेज आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये एवीआर अपने आप में उसको वहीं पे होल्ड कर लेगा। केवल एक सिलेक्टेड रेंज का आउटपुट ही इन्वर्टर को देगा, इसलिए ये एसी साइड में लगाया जाता है। अब ये डीसी साइड में आप देखें, इसमें डीसी साइड में कुछ नहीं लगा है, सिर्फ एक एवीआर लगा है, एक एमसीवी लगी है। एमसीवी इसको ट्रिप करने के लिए है और इसमें एवीआर इसलिए लगाया गया है ताकि इसके आउटपुट को आप कंट्रोल कर सकें। तो आउटपुट को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ती है? आउटपुट को कंट्रोल करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इन्वर्टर 3 किलोवाट का ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है। अगर आप इस इन्वर्टर को इसकी 100% क्षमता पे चलाएंगे तो 3 किलोवाट पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर रेगुलर आप इसको चलाएंगे तो ये इन्वर्टर को खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो फ्रेंड्स आप ये देखें, ये इनपुट में, ये देखें, ये इनपुट में मैंने ये लगवा दिया प्रोटेक्शन बॉक्स। ये आप देखें, ये इनपुट में लगवा दिया और ये आउटपुट में, ये इसके इनपुट और ये आउटपुट, ये मैंने यहाँ प्रोटेक्शन बॉक्स में लगवा दिया। अब जो आउटपुट निकलेगा वो इस प्रोटेक्शन बॉक्स से आउटपुट निकलेगा और जो इन आएगा वो इस प्रोटेक्शन बॉक्स में आएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं। आउटपुट में एवीआर इसलिए लगाते हैं ताकि जो करंट है हमारा वो लिमिट हो जाए। माना कि 3000 वॉट से अगर मैं ऊपर किसी टाइम ओवरलोडिंग करना चाहूं तो ओवरलोडिंग ना हो। तो इसका मतलब अगर ओवरलोडिंग नहीं होगी तो इन्वर्टर मेरा सालों साल बढ़िया चलता रहेगा। तो 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, आप 2800 वॉट पे इसको लिमिट कर सकते हैं कि 2800 वॉट से ज्यादा का लोड अगर हम लेना चाहें तो ये आउटपुट जो है हमारा, जो एवीआर है वो उसको कंट्रोल कर ले। इसलिए इस प्रोटेक्शन बॉक्स की जरूरत पड़ती है। अब इस प्रोटेक्शन बॉक्स की जो कॉस्ट है वो करीब 10,000 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। मैक्सिमम 10,000 रुपए है, बाकी अगर आप खुद से बनवाना चाहें तो कुछ कम पैसे में भी बनवा सकते हैं। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अच्छी कंपनी की एसपीडी और ये एवीआर लगवाइएगा। अब फ्रेंड्स दूसरी बात कि अगर आपको 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट पैनल लगाना है तो किस तरीके से लगाना है। तो आप ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 24 वोल्ट का पैनल लगवाया हुआ है और 24 वोल्ट के पैनल में सबसे पहले आपको देखना है इसकी एसपीवी रेंज। तो जैसे आप एसपीवी रेंज यहाँ पे देखेंगे इसकी, तो करीब 49 इसकी वीओसी है पैनल की, और एक पैनल ये 49 वीओसी का है। तो अब दूसरा क्या है कि अब मेरा ये इन्वर्टर है, अब जो आपके पास में हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर है, या तो 5 किलोवाट है या तो फिर 4 किलोवाट है, अब उसकी स्पेसिफिकेशन जब आप देखेंगे तो स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे आपको एमपीपीटी रेंज इसकी देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप इन्वर्टर में यहाँ पे देख रहे हैं 400 वीडीसी इसकी पीवी रेंज है। तो 400 का मतलब है कि अगर मेरा एक पैनल 50 वीओसी का है
तो 8 पैनल को मैं सीरीज करके इसके ऊपर लगाना है। अब ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैक्सिमम एसपीवी रेंज तक लगाना है। तो मैक्सिमम एसपीवी रेंज तक इसलिए आपको पैनल लगाना है, जो एमपीपीटी है वो एमपीपीटी ही हाई वोल्टेज पे काम करता है। अब पैनल के अंदर जो चीजें होती हैं, एक होता है वोल्ट, एक होता है एम्पियर। तो मैक्सिमम टाइम पैनल के अंदर आपको वोल्टेज मिलता है। वोल्टेज दिन निकलते ही आप 6 बजे पैनल के अंदर चेक करेंगे तब भी आपको वोल्टेज मिल जाएगा, और 5 बजे चेक करेंगे तब भी पैनल के अंदर वोल्टेज मिल जाएगा, पर एम्पियर आपको नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि हाई वोल्टेज अगर इन्वर्टर के पास है, अब ये इन्वर्टर है 24 वोल्ट का, बैटरी को अगर बैटरी आपने लगाई हुई है तो बैटरी को चार्ज करने के लिए इसको 36 वोल्ट चाहिए, पर आपने डिजाइन कर दिया 400 वोल्ट पे, तो आप समझिए इसके पास कितनी बड़ी वोल्टेज रेंज है जिसको ड्रॉप करके ये एम्पियर बढ़ा लेता है। तो उस टाइम पे इसका जो सुपर एमपीपीटी है वो परफॉर्म करता है। इसीलिए अगर आपने सुना होगा कि एमपीपीटी 30% ज्यादा काम करते हैं, वो इसीलिए ज्यादा काम करते हैं क्योंकि वो वोल्टेज को गिरा के एम्पियर बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से लो लाइट कंडीशन में भी आपको ज्यादा आउटपुट मिल जाता है। तो कनेक्शन किस तरह करने हैं फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि अगर आप मेरे पास में यहाँ पे 8 पैनल हैं, तो मैंने ये एक पैनल को दूसरे पैनल में मैंने इंसर्ट कर दिया और ये देखिए बस हो गया। अब मेरे यहाँ पे माना तीसरा पैनल होता मेरे यहाँ पे, तो ये इसमें पैनल में मैंने यहाँ पे 2-in-1 कनेक्टर लगवाया हुआ है, किसी और वजह से लगवाया था ये। तो ऐसे ही नेक्स्ट पैनल को आप फिर प्लस और माइनस जोड़ सकते हैं, और अप टू 8 पैनल तक आप इसी तरह जोड़ते चले जाइए। तो इस तरह जोड़ेंगे अगर आप, तो आपका कोई वायर यहाँ पे नहीं लगा, आपने कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं लगा, पैनल टू पैनल आपने जोड़ लिया। अब आपको अगला क्या करना है कि 2 वायर लेने हैं, तो आपको इस तरह का 6 mm का वायर लेना है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि बहुत सारे लोग 4 mm का वायर भी यूज करते हैं। तो 5 किलोवाट तक का अगर आप स्ट्रिंग बना रहे हैं, मतलब 520 डीसी तक आप स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो आप कम से कम 6 mm का तार यूज करें। और 6 mm का जो तार आप देख रहे हैं, ये तार आप देखें ये प्योर डीसी वायर है, और जबकि आप देख रहे होंगे आप बोलेंगे कि ये व्हाइट कलर का वायर मैं आपको डीसी वायर बता रहा हूं, तो एक्चुअली जो प्योर डीसी वायर होता है वो व्हाइट कलर का ही होता है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये डीसी वायर को आप लीजिए, 2 आपको MC4 कनेक्टर लेने हैं। इस तरह का MC4 कनेक्टर मिलता है, मेरे पास 3-in-1 है, मतलब कि 3 आउटपुट आप इससे ले सकते हैं। और इस वायर को आप अपने MC4 कनेक्टर में यहाँ पे इस तरह लगा देंगे। अगर आप 8 पैनल का या 7 पैनल का इस तरह का स्ट्रिंग बना रहे हैं जो एक ही स्ट्रिंग लगनी है, तो आपको सिंगल आपको MC4 कनेक्टर चाहिए। वरना तो आपको फिर अगर 2 आप पैरेलल करना चाहते हैं, जैसे कि आपका सपोज कीजिए कि आपने 10 किलोवाट का सिस्टम आपको लगाना है, तो उसमें आपको क्या करना है, ये 2 वाला लेना है। जैसे कि इसमें लग रहा है 2 वाला, लास्ट में आपको 2 वाला लेना है। तो 2 वाले में क्या करना है कि एक कोई पूरी सीरीज हो गई 7 पैनल या 8 पैनल की, फिर दूसरी सीरीज आपको 7 या 8 पैनल की इसी तरह बनानी है, और दोनों के प्लस में प्लस और माइनस में माइनस जोड़ देना है। ये पैरेलल कनेक्शन होता है। जब भी आप प्लस में प्लस जोड़ेंगे तो पैरेलल कनेक्शन, जब भी आप प्लस में माइनस जोड़ेंगे तो वो सीरीज कनेक्शन। तो अब आपको करना ये है, ये मैंने रख दिया, माना इसके ऊपर मेरा MC4 कनेक्टर लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे MC4 कनेक्टर लिया, ये मेरा माइनस में लग गया MC4 कनेक्टर के थ्रू। ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे पास सिंगल वाला MC4 कनेक्टर नहीं है इस टाइम, तो वरना मैं सिंगल वाला MC4 कनेक्टर ही दिखाता। तो अगर 2 वाला लगाना है तो 2 वाला, तो ये लग गया माइनस, और वो लग गया इसका जो एक दूसरा साइड है ये लग गया प्लस। ये देखिए ये लग गया इसके प्लस में, तो ये मेरा प्लस लगा, ये और माइनस लगा। अब ये 2 वायर मेरे को लेके जाने हैं, और 2 वायर मेरे को लेके जाने हैं कहां, इन्वर्टर में। और इन्वर्टर में कहां लगाने हैं, अब आप अपने इन्वर्टर में देखिए कि इन्वर्टर में पॉजिटिव कहां लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव में आपका रेड वाला लगेगा, जो आपका रेड वायर है, जो आप पॉजिटिव से लेके आए थे सोलर पैनल के से। और जो आपका ब्लैक वायर है वो हमेशा नेगेटिव में लगता है, और नेगेटिव वायर को हमेशा सोलर पैनल के नेगेटिव में ही लगाया जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि मैंने यहाँ पे डीसीडीबी को मैंने स्किप कर दिया है, डीसीडीबी बॉक्स को स्किप कर दिया है। तो डीसीडीबी बॉक्स को मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि यहाँ पे मैं एक ही स्ट्रिंग से काम कर रहा हूं, मतलब मेरा एक ही सिंगल स्ट्रिंग आ रही है, 7 पैनल या 8 पैनल की मेरी एक सिंगल स्ट्रिंग है जो कि पैनल में आके लग रही है। अगर एक से ज्यादा स्ट्रिंग आप इस्तेमाल करते हैं, सपोज आपको 10 किलोवाट का पैनल लगाना है, पर एक स्ट्रिंग में आपको 2.5 किलोवाट का ही आप पैनल लगा सकते हैं, तो 4 स्ट्रिंग आपको चाहिए, तब वहां पे आप डीसीडीबी बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोलर पैनल के जो मेन कनेक्शन है, मेन कनेक्शन को आप डीसीडीबी में लेकर आइए और डीसीडीबी से लाके आप सोलर इन्वर्टर में लगा दीजिए। अब इसके बाद में आपको अपने इन्वर्टर को ऑन करने से पहले सुनिश्चित करना है कि आपका जो सोलर इनपुट है, जो आपका सोलर वायर आया है, वो सोलर के P+ और P- में ही लगा हो, और जो आपका ग्रिड वायर आया है, ये जो वायर आया है आपका प्रोटेक्शन बॉक्स से, वो एसी इनपुट में लगा हो। आउटपुट आपको एसी आउटपुट से लेना है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे इन्वर्टर ऐसे होते हैं जिसमें जेनसेट भी दिया होता है, जेनसेट का पोर्ट भी दिया होता है, तो कई बार इसका जो इनपुट है उसको लोग जनरेटर के इनपुट में भी लगा देते हैं, तो वहां से कई सारी दिक्कतें बननी शुरू हो जाती हैं। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि जनरेटर अगर आपको लगाना है तो जेनसेट पोर्ट में लगाइए, और अगर आपको एसी ग्रिड लगाना है तो एसी इनपुट के पोर्ट में आप
लगाइए। तो फ्रेंड्स वीडियो ये काफी बड़ा हो गया है और अभी वीडियो का एक पार्ट 2 रह गया कि अगर जब आप सोलर पैनल को लगा लें उसके बाद में सोलर सिस्टम को किस तरीके से ऑन करना चाहिए। अगर आपके पास में उस तरह का इन्वर्टर है कि जो इन्वर्टर आपका वाईफाई पे काम करता है तो उसको किस तरीके से आप सेटअप करेंगे, इसके लिए मैं अपना वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा। यहीं पे फ्रेंड्स एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रह गई वो ये रह गई कि जब आप बायफेशियल पैनल लगाते हैं तो बायफेशियल पैनल लगाने में बहुत ज्यादा मस्ट नहीं है कि आपको साउथ फेस ही रखना है। तो आपका अगर घर साउथ फेस नहीं है तो आप बायफेशियल पैनल लगा सकते हैं। और बायफेशियल पैनल लगाते वक्त आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि बायफेशियल पैनल की जो हाइट है वो कम से कम आपको जमीन से 2.5 फीट ऊपर रखनी है। तो 2.5 फीट ऊपर का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस स्टैंड की बात करूं तो इस तरीके से आपको अपने सोलर पैनल की हाइट रखनी है। फ्रेंड्स आप ये देखिए, इस तरीके से आप अगर अपने सोलर पैनल की हाइट रखेंगे तो ये सोलर पैनल का जो डबल साइड का प्रोटेक्शन है, ये सोलर पैनल दोनों साइड से आपको प्रोटेक्शन करेगा। तो इसका जो रेयर साइड का प्रोटेक्शन है वो भी आपको मिलेगा। इस पैनल को कभी भी जीरो स्ट्रक्चर पे नहीं लगाना चाहिए, बायफेशियल पैनल को। इस पैनल को आप जितना मैक्सिमम हाइट पे लगा देंगे उतना ये पैनल आपको मैक्सिमम एडवांटेज देगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये भी सवाल होता है कि सर अगर मैं बायफेशियल पैनल के पीछे व्हाइट सरफेस कर दूं तो क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको, अगर आप कोई भी ऐसा रिफ्लेक्टिव एरिया अगर इसके पीछे आप डाल देते हैं कि जिसकी वजह से जो लाइट है वो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होती हो तो आपको बायफेशियल पैनल का 100% एडवांटेज वहां पे मिलता है। तो फ्रेंड्स पार्ट 2 में मैं आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि सोलर सिस्टम लगवाने के बाद में किस तरीके से आप अपने सिस्टम को खुद से ही ऑपरेट करें और आपको कभी किसी मैकेनिक के पास जाने की जरूरत ना पड़े या फिर किसी कंपनी वाले को फोन करने की जरूरत ना पड़े कि सब मेरे इन्वर्टर में ये दिक्कत हो गई। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।